दोस्तों, महात्मा गांधी की विरासत कब तक रहेगी? क्या उन्हें याद करने की ज़रूरत है? ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब विभिन्न राजनीतिक दलों में आर्थिक नीतियों को लेकर कोई भिन्नता नहीं रह गई है, तब गांधी के बारे में बातें करना कितना प्रासंगिक रह गया है। क्या यह हमारी झूठी संतुष्टि और हमारे पाखंड का दिखावा भर नहीं है? ये सवाल बीते कई सालों से पूछे जा रहे हैं। इन दिनों ऐसे सवाल कुछ और तरीके से भी पूछे जा रहे हैं। ऐसा ही एक तरीका है गॉडसे का बचाव करना, जो अब ट्रेंड बन चुका है। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या है? क्या हो सकता है? गांधी जी का जीवन किसी नदी की भांति था, जिसमें कई धाराएं मौजूद थी। उनके अपने जीवन में शायद ही ऐसी कोई बात रही हो जिन पर उनका ध्यान नहीं गया हो, या फिर उन्होंने उस पर अपने विचारों को प्रकट नहीं किया हो। संघर्ष और उसके साथ सकारात्मक गतिविधियां उनके जीवन में एक साथ समांतर चलती रही थी। आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने छुआछूत, उन्मूलन, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा और खादी को बढ़ावा, ग्राम स्वराज का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और परंपरागत चिकित्सीय ज्ञान के उपयोग सहित तमाम दूसरे उद्देश्यों पर काम करना जारी रखा था। उन्होंने पूरे देश की यात्रा भी की थी। अपनी लोकप्रियता के साथ उन्होंने लोगों को कड़वी सच्चाई बताने का काम भी जारी रखा। हालांकि ऐसा करते हुए अलोकप्रिय होने का खतरा जरूर था और अहिंसा की महानता को बताने की काफ़ी प्रयास भी किए। हालांकि उनके ये दोनों प्रयास बड़े विफल साबित हुए थे, लेकिन इससे कई लोगों के जीवन को नई दिशा मिल चुकी थी। उन्हें जानने भर से या फिर महज एक बार मिलने भर से कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी उनके सिद्धांतों को अपनाने में लगा दी। हर दौर में इंसान अपनी मूर्खताओं और कमजोरियों के साथ जैसा है मोटे तौर पर वैसा ही बना रहता है, लेकिन गांधी जी के दौर में उनकी प्रेरणा, उनके कद्दावर शख्सियत के असर से बड़े पैमाने पर लोग अपने बुरे तत्वों को दूर रखने और अपने अच्छे तत्वों को बाहर निकालने में कामयाब रहे थे। हालांकि बाद में सांप्रदायिकता ने लोगों की अच्छाइयों को अपने चपेट में ले लिया और बड़े पैमाने पर हिंसा देखने को मिली। असहाय महसूस करने और अकेले में रोने के बजाय गांधी अपने जीवन के अंतिम चरण में आम लोगों के आंसू पोंछने उन तक पहुंच चुके थे। जीवन के अंतिम दौर में वे शारीरिक अश्रम थे, साथ साथ मानसिक पीड़ा भी झेल रहे थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने रास्ता दिखाया। जब अपने सपने ध्वस्त होने लगे तो क्या करना चाहिए? आज़ादी मिलने पर दिल्ली में हुए जश्न में शरीक होने के बदले वे सांप्रदायिक हिंसा की आग को कम करने के लिए कोलकाता गए हुए थे। गांधी जी का जीवन और उनका काम काफ़ी विस्तृत है, लिहाजा उनसे कई असहमतियां भी हो सकती है, लेकिन केवल असहमतियों को रेखांकित करके उन विरासत का अपमान करने की मूर्खता ही कर पाएंगे हम। आज ज़रूरत खुद से सवाल पूछने की है। क्या उन्हें याद करना बुद्धिमता है या फिर उन्हें भुला देना बुद्धिमता होगी? या हमें उनका नाम केवल सरकारी कार्यक्रमों में लेना है और गांधी जी के हत्यारों को सम्मानित भी करना है? अगर अभी इन सवालों पर विचार करने की गुंजाइश बची है तो हमें उन मूर्खताओं पर सोचने की बहुत ज़रूरत है। सार्वजनिक जीवन वाले किसी भी शख्स का हम लोग जिस तरह से आकलन करते हैं, उसी तरह से गांधी जी के जीवन का भी कठोरता के साथ आकलन होता रहा है। उनकी खूब आलोचना भी होती रही है, लेकिन अगर पूरा के साथ में कोई आलोचना हो या फिर आलोचना करने के लिए ही आलोचना की जा रही हो तो इस अभ्यास का फायदा नहीं होता। अरुंधति राय जैसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनके पास आलोचना करने के लिए कुछ ठोस दलीलें हैं, लेकिन वे गांधी जी की आलोचना करने के विचार में इतने रमे हुए हैं कि वे इसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की तरह दूसरे आलोचक भी हैं जिनकी प्रवृत्ति एक पेड़ की आलोचना करते हुए पूरे जंगल की आलोचना करनी होती है। ऐसा करते हुए जंगल में मौजूद दूसरे फायदेमंद पेड़ों की उपेक्षा करने लग जाते हैं। ऐसे आलोचक गांधी को ओवररेटेड और उनके व्यक्तित्व को अनुपयोगी बताते हुए उन्हें पूरी तरह से खारिज करते आए हैं। कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जो डॉक्टर अंबेडकर का बहुत सम्मान करते हैं और उनमें गांधी जी की आलोचना की प्रवृत्ति होती है। वे ये मानते हैं कि गांधी जी को विलन साबित करना उनका दायित्व है। पूना पैक्ट और जाति व्यवस्था जैसे मुद्दे हैं जिसे डॉक्टर अंबेडकर के नज़रिए से देखा जा सकता है और गांधी जी के नज़रिए से भी देखा जा सकता है। दोनों नज़रिए का विश्लेषण करने पर यह संभव है कि आप डॉक्टर अंबेडकर का नज़रिया स्वीकार कर ले और गांधी जी के नज़रिए की आलोचना करें, लेकिन ऐसा आकलन करते हुए दूसरे दलित मुद्दों पर गांधी जी के कामों की उपेक्षा करना सही नहीं होगा। हर कुछ दूसरे पक्षों पर किए हुए कामों की अपेक्षा करना सही तरीका नहीं है। यह गांधी जी के साथ अन्याय तो होगा ही, साथ ही आकलन करने वाले की विचार प्रक्रिया पर भी सवाल उत्पन्न करेगा।
गांधी जी की एकदम विरोध स्तर पर आलोचना करने वालों में गॉड से भक्त, मुस्लिम से घृणा करने वाले और हिंदुत्व की सीमित समझ रखने वाले लोग भी शामिल हैं। ऐसे आलोचक केवल राजनीतिक तौर पर हिंदुत्ववादी संकीर्ण एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें हिंदुत्व के विस्तृत पहलुओं की कोई समझ नहीं होती है। अपनी संकीर्ण और सीमित सोच के चलते वे गांधी जी से घृणा करते हैं। वे अपने नफरत को सही दर्शाने के लिए झूठे और अधकचरे तथ्यों का सहारा लेते हैं। वे अपनी घृणा को धार्मिकता या राष्ट्रवाद से जोड़ देंगे और अपुष्ट स्रोतों से आने वाली जानकारियों का हवाला भी देंगे। ऐसे आलोचक तथ्यों की बहुत परवाह नहीं करते हैं और केवल उन सूचनाओं का इस्तेमाल करते हैं जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होती है। गांधी जी की आलोचना करने वाले तीसरे तरह के लोग वे भी हैं जो उतने हानिकारक तो नहीं है, फिर भी वे लोग हैं जिन्हें संदिग्ध स्रोतों से गांधी जी के बारे में जानकारी मिलती है। वे उन झूठी जानकारियों पर विश्वास भी करने लग जाते हैं और उसके आधार पर गांधी जी के बारे में विचार बनाते हैं। ऐसी झूठी जानकारी अब सोशल मीडिया में थोक स्तर पर उपलब्ध है। ऐसे आलोचकों के अलावा हमें उन लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है जो गांधी को केवल मार्केटिंग गुरु और ग्रेट कम्युनिकेटर के तौर पर पेश करना चाहते हैं और उनकी मूल्यवान विरासत में उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है। सत्य, अहिंसा, सभी के लिए समानता, सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव, छुआछूत का उन्मूलन और ऐसे दूसरे उच्च मूल्यों के लिए उनके संघर्षों को एक तरफ रखकर हम लोग केवल स्वच्छता और संचार क्षमता को गांधी जी की विरासत का संकेत मान लेंगे तो वह वैसे पेड़ की कल्पना होगी जिसमें लकड़ी गायब है। यह काफी सतही नजरिया होगा जिसमें मूल तत्वों का अभाव ही होगा। दोस्तों, गांधी जी के साथ जो होना था वह 30 जनवरी 1948 की शाम को हो चुका। इसलिए हमें गांधी जी की चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। हमें अपने लिए गांधी जी की चिंता करने की जरूरत है। हमें उनकी विरासत में दिलचस्पी लेनी ही चाहिए। गांधी जी ने हम लोगों के सामने कुछ आदर्श विचार रखे थे। सार्वजनिक जीवन के लिए भी उन्होंने हमें खराब लोगों के लिए खराब होना नहीं सिखाया, बल्कि खराब लोगों के प्रति भी ईमानदार होना सिखाया था। सार्वजनिक जीवन में किसी नेता, किसी राजनीतिक दल या फिर किसी संस्थान के प्रति हम पूरी तरह समर्पण कर दे, यह हमारा लक्ष्य, आदर्श या उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, गांधी जी के आदर्शों को मानना काफी मुश्किल है, लेकिन इसलिए तो वे आदर्श है ही नहीं। गांधी जी खुद अपने आदर्शों को 100% नहीं मानते थे। संभवतः यही वजह है कि गांधी जी जीवन भर खुद को बेहतर बनाते रहे। वे हमेशा उच्च स्तर को हासिल करने की कोशिश करते रहे। अगर हमने खुद को किसी राजनीतिक या फिर धार्मिक नेता की सेवा में समर्पित कर दिया तो हम केवल नाम के लिए स्वतंत्र रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग और हमारी सोच प्रक्रिया दोनों स्वतंत्र नहीं रह पाते। हमारा दिमाग और हमारा विचार किसी और से संचालित होने लग जाते हैं। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि लोग इस तरह से समर्पण करें। उनके अपने प्रिय रिश्तेदार, उनके नजदीकी दोस्त और उनके अनुयायी सबने उनसे कई बार असहमतियां जताई। गांधी जी के आदर्श किसी भरी हुई टोकरी की तरह नहीं है जहां या तो पूरी टोकरी लेने या नहीं लेने का ही विकल्प हो। अगर आप गांधी जी को संपूर्णता से समझना चाहते हैं, हमें ब्रह्मचारी पर उनके विचार को समझना चाहिए। हमें उसे अपनाने की जरूरत नहीं है। हम ब्रह्मचारी पर उनके विचार को पसंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उनके दूसरे आदर्शों को भी नापसंद करें। वे शुद्धता हासिल करने की जगह शांतिपूर्ण अस्तित्व को तरजीह देते थे। यह एक तरह से धोखा देने जैसा भी माना जा सकता है। गांधी जी को मानने के लिए हमें टोपी या धोती पहनने की जरूरत नहीं है और ना ही ब्रह्मचारियों को अपनाने की जरूरत होगी, लेकिन हमें किसी से घृणा की जरूरत भी नहीं है। अगर हम घृणा से भरे हों और गांधी जी को मानते हो तो हमारे अंदर से घृणा गायब होने लग जाएगी और शांति महसूस होने लग जाएगी। आज की राजनीति एकदम अलग तरीके से हो गई है, जहां घृणा और असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर उसे जीने का रास्ता बना दिया गया है। गांधी जी जिस तरह से हृदय से डर निकालने में कामयाब रहे, उस हद तक कामयाब शायद ही कोई दूसरा होगा। जो नेता खुद ही कई सुरक्षा कर्मियों से गिरा हो, वह लोगों को कैसे निडर बना सकता है? ऐसे नेता केवल डर का भाव ही सिखा सकते हैं। दोस्तों, गांधी जी को मौत से कभी डर लगा ही नहीं और ना ही उन्हें सत्ता की भूख थी। भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए उन्होंने लोगों को घृणा नहीं करना सिखाया। उन्होंने प्यार से संघर्ष करना सिखाया और निराश हुए भी बिना संघर्ष करना सिखा दिया। गांधी जी की अहिंसा ने हमें बिना किसी हिंसा के बहादुरी से लड़ना सिखाया। अगर यह संभव नहीं हो तो उन्हें हाथ उठाने की सलाह भी दी थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं था कि लोग भीड़ बनकर किसी पर हमला कर दें। वे गायों को भी खूब प्यार करते थे, लेकिन उनका प्यार गायों की देखभाल करना था। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि गायों की सुरक्षा के नाम पर आप किसी की हत्या कर दें। उनके अपने जीवन काल में ही भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसे विरोध के तरीके बहुत प्रभावी नहीं रहे थे। बावजूद इसके उन्हें आज भी गांधी जी की सबसे
अहम विरासत के तौर पर देखा जा सकता है। अन्याय के खिलाफ अहिंसक संघर्ष के तौर पर इसे अपनाया जा सकता है। हमें यह मानने की जरूरत भी नहीं है कि गांधी जी के पास दुनिया की सभी समस्याओं के हल थे। उनका प्रेम, त्याग, दूसरों पर भरोसा और सह-अस्तित्व का संदेश आज के असुरक्षित समय और कलह से भरी दुनिया के प्रासंगिक है। उनकी राय मानवता, सह-अस्तित्व, दृढ़ मनोबल और शांति की राह है। इन्हीं रास्तों पर चलने वाले कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको ना तो गांधी जी को पढ़ा होगा और ना ही उनके बारे में कभी सुना होगा। ऐसा भी नहीं है कि गांधी जी ने रास्ते अपनाए, ये पहले से मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इसे फिर से चलन में लाकर हमें बताया कि ये रास्ते हैं, इन्हें अपनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसके लिए गांधी जी को श्रेय भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उस राह को अपनाएं। तो गांधी जी को हमारे चैनल के माध्यम से सत सत नमन। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।